बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं उराना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। और आज की हमारी इस वीडियो का मकसद जो है वो फवाद चौधरी साहब का आज इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट की तरफ से जो उनका 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दोबारा दिया गया उस पर बात करना है। आपको याद होगा कि आज से 2 दिन पहले फवाद चौधरी साहब जो हैं, बल्कि उनको जिस दिन गिरफ़्तार किया गया उसके बाद पुलिस ने उनका 2 दिन का रिमांड लिया और उसके बाद कल उनको जब अदालत में पेश किया गया तो पुलिस ने मज़ीद रिमांड की इस्तदा की थी। लेकिन उनके जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा की गई थी पुलिस की तरफ से, वो वहाँ के जो मकामी मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने खारिज कर दी और फवाद चौधरी साहब को जुडिशल पर भेजने यानी जेल जाने का उन्होंने ऑर्डर कर दिया था। इस ऑर्डर को असेल किया, चैलेंज किया, पुलिस की तरफ से चैलेंज किया गया और उसके बाद आज इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने उसमें फ्री कैन यानी फवाद चौधरी साहब के वकला और इलेक्शन कमीशन के वकील की गुफ्तगू और उनके आर्गूमेंट्स के बाद जो है फवाद चौधरी साहब को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर दोबारा पुलिस के हवाले करने का हुक्म किया और वो ऑर्डर जो मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से उनको जुडिशल भेजने का था उस ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया। अब देखना यह है कि क्या इस्लामाबाद के जो सेशन जज साहब थे उनकी तरफ से इस ऑर्डर का दिया जाना दुरुस्त है कानून की नज़र में या दुरुस्त नहीं है। अब जहाँ तक फवाद चौधरी साहब पर एलिगेशन का ताल्लुक है वो सब आप बेहतर जानते हैं कि एफआईआर के मुताबिक उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में बैठकर इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के अरकान के मुतल्लिक ऐसी गुफ्तगू की थी जो धमकियाँ मेज थी और इस बुनियाद पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब जहाँ तक कानून का ताल्लुक है तो कानून इस मामले में बड़ा वाज़ेह है और साफ है कि वो दफ़ात जिनमें से 124 है जो सेडिशन और बगावत के ज़ुमरे में आती है वो लगाई गई है, तो इसमें दूसरी कोई राय नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को वो इख्तियार ही हासिल नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो ये 124 ए के तहत मुकदमा दर्ज करा सके। एक क्योंकि वो मैं पहले भी अपनी वीडियो में बात कर चुका हूँ कि वो वफाकी या सूबाई हुकूमतों के बारे में अगर कोई शख्स तौहीन आमेज़ गुफ्तगू करता है या उनकी बदखाही करता है या इसकी कोशिश करता है तो उसके अगेंस्ट ये दफ़ा 124 के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है और उसके लिए भी एक बाकायदा एक कानूनी तरीकाकार मौजूद है जिसके तहत ये एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को 124 ए के तहत जो है या 153 ए के तहत एफआईआर दर्ज करवाने का कानून की नज़र में कोई इख्तियार नहीं है। अब जहाँ तक बात है जिस्मानी रिमांड की, तो जिस्मानी रिमांड के मामले पर भी पाकिस्तान का जो ज़ाब्ता फौजदारी है वो बड़ा वाज़ेह है कि जिस्मानी रिमांड किन सूरतों में दिया जा सकता है और किन सूरतों में नहीं दिया जा सकता। लेकिन इससे पहले जो है मैं ये समझता हूँ कि वो बात जो पाकिस्तान के दस्तूर में या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखी गई है उस पर भी डिस्कशन होनी ज़रूरी है। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इस मामले में बड़ा वाज़ेह है। उसका आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 25 और ये सारे वाज़ेह करते हैं कि जो पाकिस्तान का शहरी है उसके हकूक़ क्या हैं और उसकी अगर गिरफ्तारी भी होगी तो वो कैसे होगी, उसको आगाह किया जाएगा और उसको गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उसके वो तमाम तर बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं जो एक इंसान होने की हैसियत से हर शख्स को हासिल हैं वो भी सलब नहीं किए जाएंगे। चलें, ये तो एक सेफ गार्ड हो गया। अब जहाँ तक इस जिस्मानी रिमांड का ताल्लुक है तो ज़ाब्ता फौजदारी जो है उसकी दफ़ा या उसका जो सेक्शन 61 है वो ये कहता है कि पुलिस जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर ये सब कुछ अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने की पाबंद है। वो मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने कि ये सेक्शन 61, पर्सन arrested not be detained more than 24 hours. No police officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case in reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of magistrate under section 167, exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। ये हो गया कि जी 24 घंटे से ज़्यादा। अच्छा, अब होता ही है कि जब पुलिस अपनी किसी भी मुकदमे में तफ्तीश करती है तो वो जिस्मानी रिमांड जो है वो बहरहाल मजिस्ट्रेट की तरफ से दिया भी जाता है और पुलिस उसको अप्लाई भी करती है एप्लीकेशन के ज़रिए कि जी हमें इसका जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया जाए। अब जिस्मानी रिमांड कैसे दिया जाएगा? पहली तो बात यह कि पुलिस की वो जो एप्लीकेशन है वो विद रीजनिंग होनी चाहिए, यानी उसमें ऐसे जवाब होने चाहिए कि हमें इस मकसद के लिए इस शख्स का जिस्मानी रिमांड दरकार है
और इसके बगैर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। अब उसमें पुलिस ने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया। आज इलेक्शन कमीशन के जो वकील पेश हुए हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जी हमें इनसे लैपटॉप, मोबाइल और इसके साथ साथ हमें इनका फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट जो है वो भी कराना है और इनसे दीगर इंफॉर्मेशन जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी हमें रिकवर करने हैं। अब जहाँ तक ये सारी बरामदगी का ताल्लुक है जो जो फवाद चौधरी साहब से पुलिस करना चाहती है, अब देखना ये है कि क्या इस बरामदगी का इस केस से कोई भी ताल्लुक है या नहीं। एफआईआर में जो इल्जाम लगाया गया वो सिर्फ एक तकरीर या एक स्पीच या एक गुफ्तगू है जो फवाद चौधरी साहब ने की है, लेकिन जहां तक मोबाइल का, उनके लैपटॉप का और उनके टेस्ट का ताल्लुक है, तो कानून की नज़र में मैं ये समझता हूँ, कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से, कि ना इसकी ज़रूरत है, ना उसकी कोई एविडेंशरी वैल्यू है और ना ही पुलिस के पास ये चीज़ें कब्जे में लेने की कोई लीगल जस्टिफिकेशन है। और सेक्शन 167 जो है वो क्या कहता है वो भी मैं पढ़ देता हूँ माफ़ कीजिएगा। सेक्शन 67 ज़ाब्ता फौजदारी ये जी कि प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स whenever any person is arrested and detained in custody and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by the section 61 and there are grounds for believing that the accusation or information is well founded, the officer in charge of the police station of the police or the police officer making the investigation if he is not below the rank of सब इंस्पेक्टर। अब ये आगे जो है ये इससे मुतलका नहीं है कि वो सब इंस्पेक्टर हो या एसआई हो, लेकिन दो चीज़ें जो हैं कि एक इंफॉर्मेशन और वो उसका एक यकीन होना जो है कि जी ये कोई विद रीज़न होना ज़रूरी है कि हम अगर इस शख्स का फिजिकल रिमांड ले रहे हैं तो उसकी रीज़न ये है। अब जहाँ तक उनके मोबाइल का ताल्लुक है और उनके लैपटॉप का ताल्लुक है, तो उस लैपटॉप और मोबाइल से कोई ताल्लुक एफआईआर के मदरजात के मुताबिक पुलिस की जो रिमांड की इस्तदा है उससे कतन नहीं बनता कानून की नज़र में। और मैं ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब के साथ जो है वो एक कैदी से ज़्यादा मैं समझता हूँ एक दहशतगर्द का सलूक जो है वो पुलिस की जानिब से किया जा रहा है। भाई एक शख्स जो वकील भी है, मेंबर मजलिस शूरा भी रहा हो, वफाकी वजीर भी रहा, उसके मुंह पर कपड़ा डालना और उसको हथकड़ी लगा के ऐसे लेके आना जैसे कोई ये दहशतगर्द है या कोई मोस्ट वांटेड जैसे लोग होते हैं, कोई हार्ड एंड डेस्परेट और डेंजरस किस्म के क्रिमिनल्स, उनके साथ जो सलूक किया जा रहा होता है इस मुल्क में आमतौर पर, वही सलूक जो फवाद चौधरी साहब के साथ हो रहा है। और बदकिस्मती ये है कि अदालत की तरफ से भी इस चीज़ का ऐसा नोटिस जैसा लिया जाना चाहिए था, वो नहीं लिया गया। तो कानून की नज़र में मैं ये समझता हूँ कि सेशन जज का, सेशन कोर्ट का जो आज का फवाद चौधरी साहब के हवाले से फैसला है वो दुरुस्त नहीं है। उनके रिमांड की किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती थी और ना ही उनको दोबारा पुलिस के हवाले किया जाना जो है वो कानून की नज़र में दुरुस्त है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये जाहिर करती हैं कि शायद इस तमाम तर कार्रवाई के पीछे कोई और लोग या इदारे हैं जो बहरहाल इतने ताकतवर हैं कि वो अदालतों से भी अपनी मर्जी का फैसला ले रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उनके साथ जब उनकी बेल एप्लीकेशन की समाअत होगी तो उनके साथ इंसाफ होगा। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और हम इसके बारे में अगली वीडियो में भी बात करेंगे कि ये एफआईआर और इस एफआईआर की जो हकीकत है वो कानून की नज़र में क्या है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।